हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेट एंड यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रोड मैप का कि आगे के एग्जाम्स के लिए हमारे को किस तरह से चलना चाहिए। क्या एक प्रॉपर गाइडेंस है, क्या एक प्रॉपर प्लान है और क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। अगर हम बात करते हैं क्वांटम रीजनिंग की, तो क्वांटम रीजनिंग के लिए हमारे को आगे के एग्जाम में क्या करना है। रिसेंटली हमारे दो एग्जाम हुए हैं, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, जिन जो एग्जाम्स हमारे ट्रेंड सेट करते हैं। लाइक एसबीआई पीओ ने हमेशा से ट्रेंड सेट किया है, फॉलो अप लेता है उसका आईबीपीएस पीओ। बट इस बार दोनों ही एग्जाम में कुछ अलग से देखने को चीजें मिली हैं जो कि लास्ट ईयर तक एग्जाम में देखने को नहीं मिलती थी। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास में 2025 का ट्रेंड चल रहा है और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारे को आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और इवन आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ की और क्लर्क की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी की, एक कंप्लीट प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी इनके प्रीलिम से लेके मेंस तक की। साथ ही साथ में हम लोग का एक जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी होने वाला है कि इन दोनों एग्जाम्स के लिए हमारे को मेंस की तैयारी कैसे करना है विदाउट हैम्परिंग द आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की तैयारी। यानी कि हम आरआरबी पीओ क्लर्क की भी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहे, एक सहूलियत से हमारी तैयारी होती रहे और साथ ही साथ में हमारी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क मेंस की भी तैयारी होती रहे। तो इस चीज का हम लोग आज एक पूरा का पूरा प्रिपरेशन रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो एसबीआई पीओ के एग्जाम से और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम से निकाली हैं, क्योंकि वही हमारा पूरा ट्रेंड एक बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो रिसेंट हमारा एग्जाम हुआ है आईबीपीएस पीओ का, सो आईबीपीएस पीओ मेंस में यानी कि 2025 में जो हमारा 12 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, 12 अक्टूबर के इस एग्जाम में हमारा गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। अब यहां पे मैं गुड अटेम्प्ट की बात तो नहीं करूंगा, मैं यहां पे बात करूंगा स्कोर की, कि हमारी स्कोर रेंज क्या हो सकती है। क्योंकि देखो, गुड अटेम्प्ट में हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी हैं और हर एक सेक्शन में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम एक सेफ स्कोर रेंज की बात करेंगे कि हमारा एक सेफ स्कोर रेंज क्या हो सकता है और इस स्कोर रेंज को देख के हमारे को आगे के एग्जाम में प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। सवाल ये नहीं होगा कि करना है या नहीं करना है, सवाल ये होगा कि किस तरह से करना है। क्योंकि करना तो है तैयारी। आपका एग्जाम ये बहुत अच्छा गया है, वेल एंड गुड है। बहुत बुरा गया है, वेल एंड गुड है। एवरेज गया है तो भी वेल एंड गुड है। अगर हमारा बहुत अच्छा एग्जाम गया है तो कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीजें समझ ली होंगी जो मैं अपने क्लासेस में और अपने बैचेस में और अपनी यूट्यूब क्लासेस में समझाता हूं। अगर आपका ये एग्जाम किसी भी कारणवश खराब गया है और आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमने कमी कहां छोड़ी, हमने तो बहुत मेहनत की थी सर इस एग्जाम के लिए लेकिन तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझ में जो नहीं आ रहा है वो वजह से डिस्कशन और उस वजह से रूबरू कराना मेरा काम है, वो मैं आपके साथ में साझा जरूर करूंगा। अगर हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में जो स्कोर रेंज है वो हमारा 12 से 16 के आसपास जा रहा है। अब ये हमारा थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। सेफ स्कोर रेंज यानी कि जो हमारा कट ऑफ होगा या फिर एग्जाम क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे अगर आपका ये अटेम्प्ट इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आ रहा है। और ये भी स्टूडेंट से बात करके जो कंसिस्टेंट रहे हैं स्टूडेंट, जिनके ऊपर मेरे को पता है कि हाँ ये लोग एग्जाम निकालेंगे, जैसा कि कल आपने एक एनालिसिस वीडियो भी देखा होगा, वैसे टाइप के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने मिक्स टाइप का मैंने एनालिसिस किया है, हर किसी से पर्सनली मैंने डिस्कशन किया है, उसके बाद में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो क्वांट में यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है उसमें 12 से 16 के आसपास हमारा सेफ स्कोर रहने के चांसेस थोड़े से लगते हैं मुझे। रीजनिंग में यही चीज 15 से 20 के आसपास जाती है, इंग्लिश में 20 से 25 के आसपास जाती है और जीए में यानी कि करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसमें 12 से 18 के आसपास ये चीज जाती हुई दिखती है हमारे को। अभी हमारी स्कोर रेंज है सेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करें, लेकिन अगर हम यही बात ओवरऑल की करते हैं तो 70 से 75 के आसपास आपका स्कोर अगर आता है ओवरऑल तो आप कहीं ना कहीं सेफ कंडीशन में अपने आप को पाते हैं। और हालांकि ये चीज ऊपर नीचे भी हो सकती है। जितना भी स्टूडेंट्स का डेटा मुझे वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो पेड में बच्चा पढ़ रहा है उनसे मिला है या फिर जो लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हैं उनसे मिला है, और मैं इधर उधर के स्टूडेंट्स का डेटा ज्यादा नहीं लेता हूं, क्योंकि रीजन ये है कि मैंने जो वैल्यूज सिखाई है उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो बच्चा करके आया है मैं उसके हिसाब से बात करता हूं। मैं बिल्कुल ऐसा भी बात नहीं करता हूं, जैसे कल मैंने एक मयूर सूर्यवंशी का स्टूडेंट जो है हमारे पास में, उनका एनालिसिस किया था, उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है तो उनका भी मैंने नहीं डाले, बिकॉज उन्होंने जीए में 41 अटेम्प्ट किए हैं, क्वांट में 23 अटेम्प्ट किए हैं। 23 अटेम्प्ट में आपके कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं, तो आई थिंक 11 क्वेश्चन उन्होंने 1 मार्क्स के किए हैं और 7 या 8 शायद से 9 क्वेश्चन शायद से 2 मार्क्स के किए हैं। तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर हम उनका डेटा ले लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो चीजें हैम्पर हो जाएंगी। तो एक एवरेज स्टूडेंट कितना कर सकता है उसके हिसाब से मैंने ये पूरा लिस्ट बनाया है, आप इसके अकॉर्डिंग कहां पे पहुंच रहे हो उस हिसाब से अपनी तैयारी को ध्यान से रखिएगा। अच्छा, अब इसमें अगर आपका इस रेंज में नहीं आता है
तो हमारे को आगे के एग्जाम्स को कैसे हैंडल करना है कि डोंट डिसअपॉइंट। अगर आपका इस रेंज में नहीं आता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो जो भी एग्जाम होता है उसमें जब हम एग्जाम में अपियर होते हैं और एग्जाम के बाद में जब हम आते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाता है या तो एग्जाम हमारा एवरेज जाता है। जब हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो भी हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एग्जाम अगर अच्छा गया तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हमारे को एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भैया चलो यहाँ पे तो हम सेलेक्ट हो गए। अगर आपका एवरेज एग्जाम जाता है तो आपको समझ में आता है कि यार मैं इसमें ना बहुत सारा अटेम्प्ट कर सकता था। काफी लोगों के माइंड में ये थॉट्स आया होगा कि सर रीजनिंग में इतना अटेम्प्ट किया जा सकता था, मेरे से कम रह गए, सर क्वांट में इतना अटेम्प्ट किया जा सकता था, मेरे से कम रह गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज सीख है, ये एक्सपीरियंस ही मिला है आपको कि भाई हाँ एग्जाम के बाद में जो हमारे कुछ चीजें समझ में आती हैं उस चीजों को सीख के समझ के हमारे को अगले एग्जाम में उस चीज को अप्लाई करना है। अगला एग्जाम हमारे पास में एसबीआई क्लर्क का मेंस, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, इन दोनों के हमारे पास में मेंस के एग्जाम है। और अगर हम बात करते हैं आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क की, तो इसके हमारे पास में पूरा का पूरा यानी कि प्री और मेंस दोनों ही अवेलेबल हैं अभी। ठीक है, तो अगर आपका जो भी एग्जाम इसके पहले हुए हैं वो अच्छा नहीं गया है तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास में बहुत सारे चांसेस हैं। अब इनको किस तरह से हमको पढ़ना है, क्या इसका एक बेहतरीन तरीका रहने वाला है, क्या एक स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्लियर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम 2025 दिस ईयर इन वन गो। तो अगर हमारे को वन गो में प्रिपरेशन करना है या वन गो में एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए हमारे को यह समझना पड़ेगा कि अभी तक हमारे पास में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो क्या डिमांड कर रहे थे। डिमांड ये है कि हमारे को हमेशा जो कंटेंट प्रिपरेशन करना है, कंटेंट हमारा रेलेवेंट होना चाहिए। जब हम प्रिपरेशन रेलेवेंट कंटेंट की करते हैं, जब हम अप्रोचेस कंटेंट मतलब रेलेवेंट कंटेंट की सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी वही रेलेवेंट चीजें ही हमारे पास में आती हैं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और जितने भी हमारे पास में एक्सेस प्लेटफॉर्म है उन पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत सारा कंटेंट कभी कभी काम का नहीं होता है। और ये चीज मैंने हर एग्जाम के पहले बोली है आपको। मैंने एक चीज बताई थी कि एसबीआई पीओ के मेंस के पहले, आईबीपीएस पीओ के मेंस के पहले और इवन इनके क्लर्क के एग्जाम के पहले मैंने एक ही चीज साझा करी थी स्टूडेंट के साथ में कि देखो पेपर हमारा रेलेवेंसी के साथ में आता है, हमारे को प्रैक्टिस भी उसी चीज की करना है जिस चीज की चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, जिस तरह से हमसे चीजें पूछी जा रही हैं। अगर एग्जामिनर ने आपको 50 क्वेश्चंस दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो 50 क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। वो 50 क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन, उन 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो आप लोग कर सकते हो और जिन्हें आपको सिलेक्ट करना है। यहां पे इस पूरे बैच में, या फिर अगर हम बात करें कि आरआरबी के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए अगर हमारे को वन गो में अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो उसके लिए हमारे को दो तीन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कंटेंट हमें हमेशा रेलेवेंट पढ़ना है। अब रेलेवेंट कंटेंट आप पढ़ोगे, सीखोगे और उसी की प्रैक्टिस करोगे। तो अब रेलेवेंट कंटेंट जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें चीजें आती हैं सामने आपके पास में, अप्रोच, कि आपको अप्रोच बहुत सटीक रखना है। जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है आईबीपीएस पीओ में जिन्होंने अपियर हुए हैं या फिर एसबीआई पीओ में जो लोग अपियर हुए हैं, उनका भी यही कहना है। और इसके पहले साल में भी अगर मैं जाके कहता हूं, जाके समझता हूं या फिर एनालिसिस करता हूं, तो उधर पे भी यही एक चीज निकल के आती है कि अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अप्रोच किस तरह से, एक रेलेवेंट कंटेंट जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें हमारे पास में किस तरह से लैंग्वेज एग्जामिनर सेट कर रहा है, किस तरह से वो लैंग्वेज बना रहा है, कैसे वो डीआई में कनेक्शन सेट करता है, कैसे वो पजल में कनेक्शन सेट करता है, किस तरह की वो क्रिटिकल रीजनिंग हमसे पूछ रहा है, किस तरह के वो फॉर्मेशन बना रहे हैं। अगर उसने क्वांट को थोड़ा सा हार्ड लेवल किया है तो हमारे को समझ में आना चाहिए कि जो रीजनिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी नीचे जाएगी, या रीजनिंग अगर हार्ड हो रही है तो क्वांट हमारा थोड़ा सा नीचे जाएगा। और अगर ये दोनों के दोनों हार्ड हो रहे हैं तो बाकी जो दो सेक्शन है वो हमारे नीचे जाएंगे, या फिर अगर ये दोनों ही नीचे हो रहे हैं यानी कि दोनों का ही लेवल अगर हमारा थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आ रहा है तो बाकी के सेक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि आईबीपीएस पीओ के 12 अक्टूबर वाले एग्जाम में देखने को मिला है। इनमें से कोई एक सिचुएशन में आपका ये जो आगे के एग्जाम्स है वो हमारे को देखने को मिलने वाले हैं, अगर हम मेंस ओरिएंटेड टॉपिक की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात आ जाती है कि अप्रोच, के हमें अप्रोच क्या रखना है। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया ये अप्रोच हो गई, नो, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना भी एक अप्रोच का पार्ट होता है, जिसको मैं बोलता हूं क्यूएसएस। क्यूएसएस बोले तो क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, यानी कि उस 50 क्वेश्चन में से सबसे पहले मैंने 30 क्वेश्चन में या 25 क्वेश्चंस में मैंने क्यूएसएस लगा दिया कि भाई ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। अब जो भी मैंने क्यूएसएस लगाया क्वेश्चन, उनमें से मैं सबसे पहले क्या करूं जिससे कि मेरा उस मोमेंट पे जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे रहे। ऐसा ना हो कि मैंने जो क्वेश्चंस क्यूएसएस में लगाए मैंने उनमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया और उसी क्वेश्चन में मेरा 10 से 12 मिनट वेस्ट हो गया, तो फिर आपका पूरा पेपर कहीं ना कहीं आगे जाके वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है कि अगर मैं किसी जगह फंस जाऊं तो उसके बाद क्या करना होता है।
तो पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है कि हमारे पास में कुछ अप्रोचेस होना चाहिए, अप्रोचेस फॉर लाइक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की अप्रोच, उनके सीक्वेंस को सेट करने की अप्रोच कि भाई पहले मैं कौन सा क्वेश्चन करूंगा, बाद में कौन सा करूंगा, और सबसे बड़ी बात कि इनको सॉल्व कैसे करना है, यानी कि उसमें आ जाती है आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, यानी कि कंसेप्ट आपके सही है या नहीं, और लॉजिकल थिंकिंग, आपकी लॉजिक सही है या नहीं। कंसेप्चुअल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज कि भाई अगर ये सेट हमारा इस तरह से बन रहा है तो इसमें ये क्या करवा सकता है, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें जब आपकी इंप्रूव हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच इंप्रूव हो जाती है। अप्रोच का मतलब ये नहीं होता है कि भैया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। दिस इज नॉट अप्रोच। आपको ये चीज समझना पड़ेगी। हमारा एग्जाम थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग की साइड में ज्यादा जा रहा है, तो हमारे को लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगी। सेकंड चीज आ जाती है कि भाई जब हम प्री में जाते हैं तो हमारे से एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, तो सेकंड पे आ जाता है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, यानी कि एग्जाम की क्या डिमांड है हमसे। एग्जाम हमसे स्पीड डिमांड कर रहा है, एक्यूरेसी डिमांड कर रहा है। आप जितने भी यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे ना, सब जगह यही बोला जाएगा कि चीजों को स्पीड में कर लो, एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, स्पीड में कर लो, एक्यूरेसी मेंटेन, स्पीड में कर लो, एक्यूरेसी मेंटेन। लेकिन ये स्पीड में क्यों कर लो, एक्यूरेसी मेंटेन क्यों कर लो भाई? आपको यह समझना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क की डिमांड क्या है। प्रीलिम्स में ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है और मेंस में हमसे ये क्या डिमांड कर रहा है। सबसे पहली जो डिमांड होती है किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो, आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, या फिर कोई भी इंश्योरेंस कैटेगरी का हमारा एग्जाम हो, सबसे पहली डिमांड होती है एग्जामिनर की हमेशा से, और जो हमेशा रहेगी वो है रेलेवेंट कंटेंट। यानी कि एग्जामिनर चाहता है कि सबसे पहले व्यक्ति जो आ रहा है हमारे पास में या जो एग्जाम हमारा दे रहा है उसको रेलेवेंट कंटेंट की परख हो, उसको पता हो कि इस क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन अगर ये कर लेगा या ये वाले क्वेश्चन अगर ये कर लेगा तो इसका मामला सेट हो जाएगा। तो ये समझ होना चाहिए सबसे पहली डिमांड। दूसरी डिमांड कि उसकी स्पीड होना चाहिए। स्पीड सिर्फ कैलकुलेशन करने की स्पीड नहीं, क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड। एक पजल है मेरे पास में, उस पजल को मैं पढ़ रहा हूं और उसको सीधा मैं बना रहा हूं, और उसको जब मैं बना रहा हूं ना तो वहां पे मेरा ये चीज साथ दे रही है। पजल को जब मैंने पढ़ा, एग्जामिनर की डिमांड है कि भैया इसको रीड करना है केयरफुली, हर एक डायरेक्शन में वो देता है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी, एग्जामिनर की डिमांड है कि वो आपसे केयरफुली पहले वो पढ़वाना चाह रहा है। अब अगर आप उसको पढ़ रहे हो, आपने एक बार पढ़ा फिर बनाया, फिर दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ रही है, फिर तिबारा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, फिर चौथी बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है? वो कमी है आपकी, वो आपको सीखना पड़ेगा। आपको एक बार में पढ़ना है और एक बार में उसको पढ़ी हुई चीज को सीधा अप्लाई करना है, और वहां पे आपकी सहायता करती है अप्रोच। वहां पे अप्रोच क्या है भाई? कैटेगरी वाली पजल है, इस तरह से बनेगी। फ्लोर वाली पजल है, इस तरह से बनेगी। नॉर्थ फेसिंग पजल है, इस तरह से बनेगी। फ्लैट एंड फ्लोर है, इस तरह से होगा। डीआई अगर हमारे पास में आ चुका है, प्रीलिम्स का डीआई अगर हमारे पास में आ रहा है, परसेंटेज में पाई चार्ट दे रखा है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो जब आपके पास में ये सारा मामला सेट रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा कि भाई देखो डिमांड इतनी है और इतनी डिमांड है तो हम इतना ही सप्लाई कर देंगे। अब जितनी डिमांड है हमें उतना ही पढ़ना है। अगर डिमांड है 10 लीटर पेट्रोल की, तो हम भैया 10 लीटर के आसपास ही पेट्रोल लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम 11 या 12 लीटर लेके आ जाएंगे। 10 लीटर पेट्रोल की डिमांड में हम अपने टैंकर में 1000 लीटर नहीं भर लेंगे। पता नहीं बिका कि नहीं बिका, पता नहीं कि हम सप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए। या 10 लीटर की पेट्रोल की अगर डिमांड है तो ऐसा नहीं है कि हम 1 लीटर टैंक में डाल के बैठ गए और आप सोच रहे हैं कि इसकी सप्लाई हो जाए, तो हो तो जाएगी, लेकिन बाकी 9 लीटर का क्या, आप उसका भी प्रॉफिट खा सकते थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एग्जामिनर की जितने लेवल की डिमांड है हमारे को वो करना है। अगर स्पीड की डिमांड है तो स्पीड रीडिंग में भी होना चाहिए, कैलकुलेशन में भी होना चाहिए, और स्पीड इस चीज में भी होना चाहिए कि ये 5 में से मैं ये 4 क्वेश्चन करूंगा या ये 3 क्वेश्चन करूंगा। इस चीज में भी आप क्विक होना चाहिए, यानी कि आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपका माइंडसेट बहुत तगड़ा होना चाहिए। एग्जामिनर ये डिमांड कर रहा है। तो सर हम जो इतने सालों से फेल हो रहे हैं, या सर मैं तो इसमें ये भी कर सकता था, इतने भी क्वेश्चन कर सकता था, रीजनिंग में और क्वेश्चन बना सकता था, सर मेरे से क्या कमी रह रही है? मैंने तो दिन रात एक कर दी, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर मैंने तो बहुत मेहनत करी थी आईबीपीएस के प्रीलिम्स के लिए और मेरा नहीं निकला, सबका निकल गया। तो भैया रोने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह से प्रिपेयर करवाना चाह रहा है आपको। ये सारी चीजें ट्रेनिंग मैं देता हूं यहां पे। हर एक कैंडिडेट को, हर एक स्टूडेंट को जो भी वेटरन के साथ में जुड़ता है, सबसे पहले मैं यही सारी चीजें सिखाता हूं। सब्जेक्ट सबके बढ़िया हो जाते हैं, कंसेप्ट सबके बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट मिस हो जाता है और इस वजह से बहुत बच्चा अपना एग्जाम को खो बैठता है। तो डिमांड रेलेवेंसी की, डिमांड अप्रोच की, डिमांड प्री में स्पीड एंड एक्यूरेसी की। स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। मेंस में डिमांड क्या है? मेंस में स्पीड की डिमांड है, मेंस में एक्यूरेसी की भी डिमांड है, लेकिन मेंस में एक चीज और आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितना, में से कितना, में से कौन पहले। आप समझ रहे हो?
तो ये सारी चीजें जब मैं मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाता हूं ना, मॉक टेस्ट जब मैं लगवाता हूं ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैंने एक आरआरबी का मॉक भी डाला है अभी। उसमें मैंने टारगेट किया था कि मैं पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करूंगा। उसमें टारगेट था, लेकिन 74.75 मार्क्स आए। आरआरबी पीओ का मॉक है, आप उसमें देखिएगा कि क्या डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, मैं कैसे पढ़ रहा हूं, मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं कैसे जूझ रहा हूं, मैं कैसे परेशान नहीं हो रहा हूं, अगर हो भी रहा हूं तो फिर मेरा क्या तरीका है। आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है एक सबसे बड़ा पॉइंट, जो कि मैं हर एक क्लास में आपके साथ में चाहता हूं और हर एक कैंडिडेट से चाहता हूं, वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जितना टारगेट आपको दिया जाएगा या जितना मैं पढ़ाने को बोलूंगा और जिस तरीके से मैं पढ़ने को बोलूंगा, आपको उस तरीके से पढ़ना है। आपको ये नहीं करना है कि भैया यहाँ पे क्लास लगी, आप आ गए क्लास में, अब आप आंसर पे आंसर पे ले जा रहे हो और मैं यहाँ पे अपना बताते जा रहा हूं। ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है भाई। पढ़ने का तरीका होता है, अगर मैंने बोला कि इस क्लास में आप शांति से मुंह पे उंगली रख के अपना हाथ को ऐसे बांध के सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये टीचर कर क्या रहा है, कि आज मैं कर क्या रहा हूं, मैं समझा क्या रहा हूं। अब जब आप उस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये भी देखोगे कि कंटेंट को कैसे पढ़ा जाता है, कंटेंट को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, क्या कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग फास्ट हो सकते हैं और किस किस जगह पे फास्ट हुआ जा सकता है। अभी आपका फास्ट होने का तरीका है सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट कर लो। व्हाट अबाउट रीजनिंग, व्हाट अबाउट रीजनिंग इंग्लिश, व्हाट अबाउट जीए, आप इसमें कैसे फास्ट हो गए। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि फास्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट कर लो। फास्ट का मतलब है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और कहां कहां पे हम फास्ट हो सकते हैं जहां पे आपको पता भी नहीं है। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग एक खट्टा साथ में जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाती है और वन गो में हमारा एग्जाम निकलना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। और यही डिमांड मैं आपसे कर रहा हूं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। ये तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि भाई आज की क्लास इस रूप में आपको देखना है, आज मैं मैथमेटिक्स का, आज मैं क्वांट का या रीजनिंग का या पजल का या फिर डीआई का एक अलग डायमेंशन में आपको लेके जाऊंगा, तो वो अलग डायमेंशन आप तब फील कर पाओगे जब आप पूरी तरह से फोकस के साथ में ऑब्जर्व करोगे मुझे। अदरवाइज वो नॉर्मल क्लास हो जाएगी आपके लिए, जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो। तो मैं नहीं चाहता कि वो नॉर्मल हो आपके लिए। तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिमांड करता हूं कि आपके अंदर ये सारी चीजें होना चाहिए। नहीं है तो उसको सिखाने के लिए मैं हूं, आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हम लोग करने वाले हैं, वो निपुण बैच में करने वाले हैं। निपुण का मतलब क्या, कि मैं इन सारी एबिलिटी के, इन सारी लॉजिकल थिंकिंग को आपको निपुण बनाना चाहता हूं। आपको समझाना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जरूरी क्यों है और ये सारी चीजें कैसे हम लोग सीख सकते हैं। इस पूरे बैच के अंतर्गत आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए हम लोग कंप्लीट क्वांट एंड रीजनिंग एंड प्री फॉर मेंस दोनों के लिए करने वाले हैं। यहां पे आपको मैं मॉक टेस्ट लगवा के भी बताऊंगा कि भाई देखो मॉक टेस्ट ऐसे लगाए जाते हैं। यहां पे मॉक टेस्ट मैं बहुत अलग तरीके से लगाता हूं। पहले मैं आपको मॉक टेस्ट लगा के बताऊंगा। जिसको भी देखना है कि भाई मॉक टेस्ट कैसे होता है, यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो अवेलेबल करा दिया है। इस वीडियो के बाद में आप उसको जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया लगेगा। बैच के अंतर्गत क्या होता है कि मैं आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराता हूं। मॉक टेस्ट मैं खुद अटेम्प्ट करके बताता हूं। पहले कि देखो ये पीओ का है और ये हमारा प्रीलिम्स का है, पीओ प्रीलिम्स का, और ये हमारा क्लर्क प्रीलिम्स का है। इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। अब जैसे ही अगली मॉक की क्लास आती है ना, तो उसमें मैं बैठता हूं, आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आपको अब आप अटेम्प्ट करोगे, आपके अटेम्प्ट रहेंगे। जब आप देखोगे कि आपसे भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपके भी मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर जब तीसरी बार तुम अकेले में बैठ के जब मॉक अटेम्प्ट करोगे ना, विश्वास मानिए लास्ट टाइम पे जो भी तुमने मॉक अटेम्प्ट किया होगा इसके पहले, उससे 10 से 15 मार्क्स आपके इंप्रूव जरूर होंगे। 100% मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये काबिलियत है मेरे अंदर और ये काबिलियत मैं आपके अंदर डाल के छोड़ूंगा। इस चीज का मेरे को निपुण बनाना है आपको, ठीक है। सो निपुण बैच फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। सेकंड थिंग, क्यूएसएस यानी कि क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल बहुत जरूरी होती है। हम इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। हमें जो पता नहीं पड़ रही है, जो वजह हमें पता नहीं पड़ रही है ना, कि सर हम लोग दिन दिन भर 8-8 9-9 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी मैं फेल हो जा रहा हूं, मैं रो देता हूं, उससे हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने ऊपर तरस खाना करो बंद। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। एग्जाम प्रैक्टिकल है, एग्जाम लॉजिकल है। आपको लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं। अगर आपको पता नहीं पड़ रही हैं, आप आओ मेरे उसमें, मैं आपके साथ में साझा करूंगा, मैं बताऊंगा आपके अंदर कमियां क्या हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ सच में ये कमी है, उसके ऊपर आपको मैं काम भी कर पाऊंगा, आपको ट्रेनिंग भी दूंगा उस चीज की। जब वो सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, इस बार के सारे एग्जाम में लाइन से निकालूंगा, और वो होगा, हो रहा है और होता आ रहा है कई टाइम से। जो भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, जैसे ही वो वेटरन के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनके अंदर ये सारी एबिलिटी की कमियां हर बच्चे के अंदर है। मैं अभी बोल रहा हूं, उनके अंदर मैं ये सारी चीजें इंसर्ट करता हूं, उनको फीड कराता हूं, उनको सिखाता हूं, उनको इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है सिखाता हूं। कंसिस्टेंसी के साथ में वो चीजें करते हैं, वो भाई एग्जाम फोड़ रहे हैं। और लगातार जितने भी स्टूडेंट हैं वो साल के सारे एग्जाम फोड़ेंगे आने वाले। मैं चाहता हूं कि आप भी आने वाले सारे एग्जाम फोड़ो, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी और आरआरबी क्लर्क।
क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के, यानी कि जब हम सर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे पजल का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने इसको पढ़ा, लेकिन मेरे को फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं भूल जाता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं। कभी पजल की ये जो लाइन है, यहां पे लिखा है पी एंड क्यू के बारे में चर्चा, और यहां पे अगली लाइन में फिर से पी एंड क्यू, आपने इसी लाइन को 2 बार पढ़ के इसी में कंफ्यूज हो गए। क्या है ये, किस वजह से हो रहा है ये जो वजह है, ये वजह के ऊपर सीधा प्रहार होगा। इन वजहों को जब आपके सामने मैं रखूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये चीज सीखने की जरूरत है, इस चीज की कमी हो रही है। तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के एक बार में पढ़ा और एक बार में सीधा उसका इंटरप्रिटेशन हो गया। राम खाना खाता है, पता पड़ गया, लेकिन राम क्या खाना खाता है, क्यों खाना खाता है, कितना खाना खाता है, कब खाना खाता है, अगर आपने इन चीजों के मीनिंग निकाल लिए ना, तो यानी कि आपका पजल, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका क्रिटिकल रीजनिंग, आपका लॉजिकल डीआई, आपका अर्थमेटिक, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द पावर ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। साथ ही साथ में गाइडेंस क्लास में क्या होता है कि आपका एक सेल्फ असेसमेंट जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो मैं बैठ के लाइव बच्चों के साथ में डिस्कस करता हूं कि किस तरह की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कहां और कमी पेशी है, और हम लोग क्या मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आरआरबीपीओ निपुण बैच में मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, अगला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क मींस इफेक्टिवली इन रिमेनिंग डेज। तो रिमेनिंग डेज में हमारे को आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए क्या करना है। दोनों एग्जाम मोर और लेस सेम लेवल के ही होते हैं, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं कि भाई आईबीपीएस क्लर्क बिल्कुल एकदम से ऊपर आ गया, एसबीआई क्लर्क नीचे आ गया, एसबीआई क्लर्क बहुत भयंकर हो गया। दोनों के लेवल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के लेवल ऑलमोस्ट सेम है। और साथ ही साथ में अगर हम आरआरबी पीओ के मेंस की बात करते हैं, तो उसका भी पैटर्न या फिर जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी, इन तीनों की एग्जाम की जो तैयारी है वो हमारी सिमिलर पैटर्न पे चलने वाली है। ठीक है, मेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आरआरबी पीओ में इधर पे लिख देता हूं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस मतलब आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस, इन तीनों की हमारी सिमिलर लेवल पे तैयारी होने वाली है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जो लोग निपुण बैच में रहेंगे वो मेंस के टाइम में हम लोग मेंस पढ़ेंगे उसमें, समझ रहे हो। हालांकि पहले स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग प्रीलिम्स पढ़ेंगे, उसमें जैसे ही आपको मेरे को लगने लगेगा, आपको नहीं मुझे जब लगने लगेगा कि आपकी बेहतरीन स्पीड हो गई, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़िया हो गई है, और आप उन सारी चीजों में अब माहिर हो रहे हो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, या जिस चीज के लिए मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, या जिस लेवल का मैं कैंडिडेट आपको बना रहा हूं, आपके अंदर वो सारी एबिलिटी जब मैं देखने लगूंगा, उसी मूवमेंट से, उसी क्षण से हम लोग मेंस पढ़ना चालू कर देंगे। प्री मैं बहुत कम रखता हूं, क्यों, उसका रीजन भी है, क्योंकि मेंस हमारा मेन एग्जाम है और उसको निकालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा काम हो जाता है, सबसे बड़ा टारगेट हमारा मेंस है। तो इसलिए मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। प्रीमियमनेस तभी आती है जब हम प्रीमियम चीज के ऊपर में प्रहार करते हैं, और प्रीमियम चीज है हमारा मेंस का एग्जाम। ठीक है भाई, तो इन तीनों की जो मेंस की एग्जाम की तैयारी रहेगी वो किस तरह से रहेगी, हमारे को मेंस में रेलेवेंट क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। आईबीपीएस पीओ मेंस में और एसबीआई पीओ मेंस में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको अगर मैं लेके दे दूं तो आप सारे कर लोगे, लेकिन वो क्वेश्चंस हमारे को कब करना है, कितने करना है और क्यों करना है, इसकी जानकारी जो होगी ना, वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है। आपको मॉक कितने लगाना है और कब लगाना है, क्यों लगाना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हम डे वन से बैठ के मॉक 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 करते रहते हैं, लेकिन उससे चीजें पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है हमारा। आपको ये चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठाना पड़ेगी कि वी आर हियर जस्ट फॉर अप्रोच, हमें अप्रोच सीखना है, हमारे अंदर अप्रोच की कमी है, तो आप अपने अंदर की कमियों को पहले तलाशो, तो अप्रोच को हम लोग सीखेंगे। और कहीं ना कहीं रिमेनिंग डेज में इन तीनों ही एग्जाम की तैयारी हम लोग उसी मद्देनजर रखते हुए हम लोग करने वाले हैं कि एग्जामिनर की जो लॉजिकल थिंकिंग है, जिस तरह से वो सेंटेंसेस क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से वो स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से वो कंडीशन क्रिएट कर रहा है, उनको हम लोग पकड़ लें और उन्हीं को अपना हथियार बना लें और उसी को मजबूती के साथ में प्रैक्टिस करते रहें, तो आपसे मॉक में भी मार्क्स बढ़िया आएंगे। आपके पास में जितनी भी लाइक रियल एग्जाम में अगर आप जाओगे, तो वहां पे जब पैनिक मोड में आ जाता है स्टूडेंट, कुछ कर रहा है कर रहा है कर रहा है, एकदम से वहां पे अटक गया, आप उसके बाद क्या, तो इन सारी चीजों से बचने का जो समाधान होता है वो भी आपको पता रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी, तो इफेक्टिवली तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि हमने लिया और भैया इंटरनेट पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है हमने सब प्रैक्टिस कर मारा, या फिर किसी ने बोल दिया कि भैया यार ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, किसी ने बोल दिया ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, कि भैया देखो पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी दूसरे के शू में अपना पैर रख के मत करिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसने अपने आप को एक अलग तरीके से ढाल रखा है, आप एक अलग तरीके से ढल रहे हो, आपकी कमजोरियां कुछ अलग हैं,
आपकी वीकनेस कुछ अलग है, आपके कंसेप्चुअल एरर अगर हो रहे हैं या फिर फैक्चुअल एरर हो रहे हैं या फिर आपके लॉजिकल एरर हो रहे हैं, तो वो बहुत अलग चीजें हो जाती हैं। तो आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल सटीक रखना है। तो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे मेंस की, वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे जो भी 2025 का मेंस का पैटर्न रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए। हम ना तो इससे ज्यादा जाएंगे और ना ही इससे कम जाएंगे। हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जैसा एग्जाम में एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है उसी टाइप की चीजें हम लोग सीखेंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार सीखेंगे और बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी हमें सीखना भी उसी पैटर्न को है, बार बार जो हमसे पूछा जा रहा है, और हमें प्रैक्टिस भी उसी टाइप के कंटेंट की करना है जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है या जिस लेवल की चीजें हमसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं उसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है भैया। आपको कहां मिलेगा? आपको पहला मिलेगा एक तो पेड क्लासेस जो रहेंगी वहां। मैं भाई उतना ही कंटेंट पढ़ाता हूं। बच्चे बोलते हैं अरे सर ये तो बड़ा इजी है, ऐसा नहीं आता पेपर। पेपर तुम्हारे सामने ही आया था भैया। तो जिनको पता है ना कि पेपर अगर इजी आ रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो वो तो ठोक के आए अटेम्प्ट। और जिनको पता है कि मेंस में थोड़ा सा डर जाते हैं या मेंस में तो इतना ही अटेम्प्ट होता है, तो भैया वो 5-6 में ही सेटिस्फाई होके आ गए बाहर। और जब बाहर आए तब पता पड़ा कि लोगों ने तो भाई साहब पहाड़ी बना रखा है, हम तो एक छोटा सा टीला रख के आ पाए बस। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि हमारा लेवल किस तरह का आ रहा है और हम तैयारी किस तरह की कर रहे हैं। तो हमें रेलेवेंट चीजें पढ़ना है और उसी की प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस सर वो तो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए समाधान है मेरे पास में। समाधान क्या है? पहला समाधान यह है कि आपको समग्र बैच में ये मेंस की क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो क्लासेस में आपके पास में कंटेंट रहेगा। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी एबिलिटी, देखो मेंस एग्जाम जो है ना वो एबिलिटी का भाई टेस्ट है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है, आप किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हो, आप कब उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, क्वेश्चन को कितने समय बाद छोड़ा जाता है और दोबारा से कब उस पर वापस आया जाता है, ये एबिलिटी में आपको माहिर होना पड़ेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया और कल से आप काम करने लग जाओगे इस पे, ऐसे नहीं होंगी ये चीजें। आपको निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ में मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा। क्लासेस में आप सीखोगे। दूसरा, यूट्यूब पर जब भी मैं क्लासेस लेके आऊंगा मैं एग्जाम रेलेवेंट कराऊंगा। सीबीसी सीरीज में मैंने यही किया था और बच्चों ने उसका इफेक्ट दिखाया अपने एग्जाम में। तो पहला पेड क्लासेस में जो कि यहां पे मिलेगी। दूसरा यूट्यूब की क्लासेस जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा यूट्यूब का पूरा प्लानिंग क्या है। तीसरा कि प्रैक्टिस सोर्स फॉर मेंस एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट, कि रेलेवेंट कंटेंट हमारे को प्रैक्टिस करने के लिए अगर कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए। तो वो जो समाधान है वो मैंने निकाला है एज 2.0 से। 2.0 एज पीडीएफ में आपको क्या मिलने वाला है? आईबीपीएस क्लर्क के लिए मेंस के लिए रेलेवेंट कंटेंट फॉर क्वांटम रीजनिंग। आईबीपीएस के बाद में एसबीआई क्लर्क के लिए कंटेंट जो हमारा रेलेवेंट है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए ये पूरा क्वांटम रीजनिंग का रेलेवेंट कंटेंट मिलने वाला है। मेंस स्पेशल पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट, बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। इसके अलावा कुछ नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं ये चीज, मैं आपको पेपर पे दे सकता हूं, बेट लगा के बोल सकता हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं। और सीरियसली जो अलावा अलावा करते रहते हैं ना कि सर आपकी क्लास के अलावा क्या करना है, मैं सीधा सिंपल सा एक आंसर देता हूं, कुछ नहीं। जो इस बात को समझ जाता है ना उसके एग्जाम निकल रहे हो और भयंकर बेहतरीन अटेम्प्ट करके आ रहा है वो व्यक्ति। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में सिर्फ मेरी क्लासेस को ऑब्जर्व करना है। कंटेंट से बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्वालिटी क्या है। क्वालिटी यानी कि मैं फिर से फोकस करूंगा अप्रोच, मैं फिर से बोलूंगा आपकी क्यूएसएस क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ईगो पे ना लेने वाली जो समझ होती है वो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इन सब चीजों के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ चुनिंदा चीजों की जरूरत होती है, वो चुनिंदा चीजें मैं आपको इस पीडीएफ बैच में मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर इतने सारे बैचेस हैं, इतने सारे बैचेस हम इंडिविजुअली इनरोल करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो भैया वेटरनशिप में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके पहले के सारे बैचेस, इसके आगे के बैचेस, अभी वाले बैचेस, मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं मामला क्या है। देखिए यहां पे जो निपुण बैच है जो कि आज ही लॉन्च हो रहा है और इसकी क्लासेस मैं आपको बता देता हूं, इसकी क्लासेस हमारी 15 तारीख से चालू हो जाएंगी। यानी कि 15 अक्टूबर से हमारी इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बैच जो है वो हमको इतने कुछ का दिख रहा है। इस बैच में मैं आपको बता दूं, मैं पहले इसका कंटेंट बताता हूं आपको। यहां पे मैंने रीजनिंग के फाउंडेशन और क्वांट के फाउंडेशन यानी कि कंसेप्ट क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल करा दी हैं। 15 तारीख से इसमें लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी, जो सिर्फ और सिर्फ मद्देनजर रखते हुए किस चीज के ऊपर में कि एग्जाम का टाइप क्या है। देखो हमको दिन भर क्वांटम रीजनिंग नहीं पढ़ना है, हमको उतना पढ़ना है कि भाई साहब खेल खत्म करते हैं। और विश्वास मानिए क्वालिटी का, अगर आप एक सही क्वांटिटी में कंटेंट पढ़ते हो ना, आप उतना अटेम्प्ट कर सकते हो जितना आपने पिछले अपनी 1 साल की 2 साल की तैयारी में नहीं कर पाए हो, क्योंकि तब तक आपको वजह नहीं पता थी। अगर हम वजहों को पूरा ट्रेंड कर लेंगे ना अपनी,
अगर हम वजहों के ऊपर काम कर लेंगे ना तो हमारा काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो ये दो टाइप के कंटेंट मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है या मेरे क्लियर तो हैं बट मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका क्वांट को देखने का डायमेंशन क्या है, रीजनिंग को देखने का डायमेंशन क्या है, आपका मोस्ट वेलकम है। आप इन दोनों को देखिए और मैं विश्वास दिलाता हूं जब आप ये कंसेप्ट वीडियो देखेंगे, दोनों दोनों टाइप की जब आप क्लासेस देखोगे ना, आपका क्वांट को लेके, क्वांट की अर्थमेटिक को लेके, रीजनिंग के कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन को लेके आपका डायमेंशन चेंज होगा, निश्चित तौर पर होगा। आप इनको देख सकते हो। बाकी अगर हम इस बैच की बात करें तो यहां पे एक डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, अगर आप इसे लगाते हो तो ये बैच आपको 1500 के आसपास में पड़ेगा। और इस बैच में हमारे दो एग्जाम कवर हो रहे हैं, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, फ्रॉम प्री से लेके मेंस तक की बातचीत। 15 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर हम समग्र की बात करें तो समग्र हमारा प्रीलिम्स के टाइम से चल रहा है। समग्र बैच में आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में डिस्कस कर रहा हूं बच्चों के साथ में। बहुत प्यारा एग्जाम गया उनका प्रीलिम्स का। इसमें मेंस की क्लासेस चालू हो रही हैं। अब जो व्यक्ति जिनके पास में पहले से है उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन दो गिवन एग्जाम्स की, तो यहां पे मेन 700 आप लगाइएगा डिस्काउंट, यहां पे आपको ये इतने कुछ का मिल जाएगा। तीसरी चीज, वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कंटेंट चाहते हैं कि भाई हमको रेलेवेंट प्रैक्टिस मिल जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एच पीडीएफ 2.0 में मैं आपको मेंस का कंटेंट मुहैया कराने वाला हूं और वो भी एग्जाम रेलेवेंट। तो भैया वो एच पीडीएफ में आ सकते हैं। एच पीडीएफ का कोर्स इतने का पड़ रहा है, इसमें कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ फाइल इसमें मैंने अभी डाल दी है, कुछ फाइल इसमें अपडेट होंगी अभी और भी। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ये पूरा हमारा कंटेंट डला हुआ है। अब आप बोलोगे सिर्फ 15 फाइल में क्या ही होगा, 15 फाइल के हिसाब से तो आप बहुत चार्ज कर रहे हो। तो देखो भाई मैं आपको बताऊं, ये 15 फाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में बहुत टाइम लगता है। आज के टाइम पे एज ऑन टाइम मेरे पास में करीबन 5000 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। हर क्वेश्चन की जो कीमत है मैं आपको बिल्कुल डिस्कस करता हूं, मैं कभी करता नहीं हूं लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में ना इस टाइप के मैसेजेस आते हैं काफी, फिर मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में कौन ही करे, मैं बोल के बता देता हूं। हर एक मेंस के क्वेश्चन की जो लागत आ रही है वो 60 से 80 रुपए के पास में आ रही है। मेरे पास में 5000 क्वेश्चन के आसपास में अभी क्वेश्चन बैंक रखी हुई है जो कि एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। कंटेंट क्रिएटर ने दिया, मैंने बोला भाई ये एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, मैं इसको नहीं ले पाऊंगा, मैंने दोबारा उससे बनवाया, वो कंटेंट भी है, दोबारा जो बनवाया उसकी भी कॉस्टिंग आई है। तो कॉस्टिंग आती है, आप कैलकुलेशन कर लेना, हर फाइल में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 फाइल क्वांट की है, 15 फाइल रीजनिंग की है। आप इसकी एक बार कॉस्टिंग निकालोगे आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस इंटरनेट हैंडलिंग की जो भी कोर्स हमारा लिस्ट होता है उसमें जितने भी बच्चे हम लोग इनरोल करते हैं, जो भी बच्चे उसमें आते हैं, उनकी क्लाउड सर्विसिंग और ये सारी चीजों की भी कॉस्टिंग आती है। तो ये बहुत मिनिमल कॉस्ट में मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। और अगर इस मिनिमल कॉस्ट से आपका एग्जाम निकलता है ना तो ये बहुत तुच्छ कीमत हो जाती है। फिर आपको ये चीज समझना पड़ेगी, आपका एग्जाम लॉजिकल थिंकिंग का है, प्रैक्टिकल थिंकिंग का है, तो आप यहां पे वो सारी चीजें मत लगाइएगा। इन चीजों के ऊपर मेरे को डिस्कशन थोड़ा सा अजीब लगता है भाई। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप ये सारे बैचेस इकट्ठे लेना चाहते हैं तो वेटरनशिप ईयरली पैकेज ले सकते हो। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, नहीं ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप सीधा कोड अगर इस पे लगाते हैं तो यहां पे आपको ये इतने का मिलता है, जिसमें आपको निपुण बैच, यहां पे अगर आप देखोगे तो निपुण बैच भी दिखेगा, एचपीडीएफ 2.0, पीओ मास्टरी जो अभी हमारा समअप हुआ है, समग्र बैच, अभ्युदय बैच, एलआईसीओ स्पेशल, सिद्धार्थ 2.0, एसबीआई मेंस मास्टरी, मोमेंटम, पीओ मास्टरी फर्स्ट वाला, श्योर शॉर्ट बैच लास्ट ईयर वाला, शौर्य, सिद्धार्थ 1.0, सिद्धार्थ 1.0, एचपीडीएफ 1.0 जिसमें 102 फाइल्स हैं और उसमें कुछ वीडियो लेक्चर्स भी हैं, क्वांट अस्त्र, रीजनिंग अस्त्र, सीए, इंग्लिश, हिंदी, ये सारा कुछ मामला आपको यहां पे दिया गया है। आप इसको एनरोल कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं आगे और भी जो बैचेस आएंगे वो आपको यहां पे अपडेट होते चले जाएंगे। वेटरनशिप का ये फायदा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद में आ जाते हैं फिर से हम लोग अपनी स्क्रीन पे। तो वेटरनशिप, निपुण बैच, समग्र बैच, H2.0 सबके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब बात आ जाती है यूट्यूब की कि भाई हमारे को यूट्यूब पे क्या करना है। तो उससे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको यूट्यूब की क्लासेस और जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं वो अपडेट होती हैं। यूट्यूब का प्लान ऐसा है कि देखो जो भी पेड में स्टूडेंट्स हैं वहां पे वो लोग सीखेंगे जो भी सारी चीजें मैंने मेंशन की इस वीडियो में, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, उसकी ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि भाई आपको निपुण बनाना है मुझे। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस की जो कमी है, पहला तो H2.0 से हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो दूसरा जो आपका पर्पस है प्रैक्टिस वाला वो आपका यूट्यूब से हो जाएगा। यूट्यूब पे मैं आपको हमेशा वही कंटेंट दूंगा। मेरे को नहीं मतलब है यूट्यूब पे बाकी टीचर्स क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे बाकी कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ उतना दूंगा जिससे एग्जाम निकलता है।
वो आपको इजी लगे तो भी मैं वही दूंगा, वो आपको टफ लगे तो भी मैं उतना ही सिखाऊंगा। एग्जाम लेवल की चीजें ही मैं वहां पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मुहैया कराऊंगा। जो भी स्टूडेंट पेड में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस सोर्स की तरह यूट्यूब की क्लासेस को यूज करेंगे। जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उन क्लासेस को कंसेप्चुअल अप्रोच या फिर आपका प्रैक्टिस उस पर्पज से उन क्लासेस को यूज करेंगे। तो YouTube पर हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एज वेल एज आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए भी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। जैसा कि मैंने आज ही मॉर्निंग में एक वीडियो डाला है, अगर आपने देखा है तो मॉक मैंने ऑलरेडी अपलोड करके डाल दिया है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल से हम लोग तैयारी करेंगे और एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग मॉक देख लीजिएगा। तो यूट्यूब पर भी आपको क्लासेस बराबर से मिलेंगी, तो उस चीज की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ग्रुप में ऐड हो जाइए, यहां पे आपको पर्टिकुलरली खुद से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब इस चीज में मैं आपसे एक ये प्रॉमिस चाहता हूं, एक ये वादा चाहता हूं कि आपको अगर कभी ये लगता है कि भाई प्रिपरेशन करते करते आज डाउन फील हो रहा है या डाउन फील हो रहा है, क्विट कर देते हैं, ये भावना नहीं आना चाहिए। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है, मैं इस तरह से भाई टीचिंग करता हूं, मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं आपको कभी भी बोर नहीं होने दूंगा। आप जितना मेरे से संपर्क में रहोगे ना उतना ज्यादा आप अपने मंजिल के करीब पहुंचोगे। क्यों? उसका रीजन क्या है? मैं बोर नहीं होने देता हूं। मैं इधर उधर की बातें करके, ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर की बातें करके आपको बिल्कुल मीठी मीठी बातें करके फंसा लूं। नो, मेरा काम है सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट की बातचीत करना। आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, वो आपका पर्पस है। आप मेरे से जुड़े हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, मैं आपको पढ़ाता हूं आपका एग्जाम क्लियर कराने के लिए। मेरा और आपका दोनों का काम बिल्कुल अगर क्लियर है तो वो काम बढ़िया तरीके से चलता जाएगा। मेरी डिमांड ये है कि आप कंसिस्टेंट के साथ में पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़िए, ज्वाइन कीजिए, क्लासेस कीजिए। जिस तरह से उस क्लास को देखने का तरीका है उस तरह से उस क्लासेस को देखिए, आपकी वो सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। उस चीज का मैं भरोसा दिलाता हूं आपको। आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आपको वो सारी चीजें करना है जो भी यहां पे बोली जा रही हैं, और आपको वो सारी चीजें नहीं करना है जो चीजें आपको नहीं बोली जा रही हैं। ठीक है? आपने अपना दिमाग अभी तक चला लिया, आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, आपने इतने मॉक दे लिए, इतने आपने एग्जाम दे लिए, आपने वो अचीव नहीं कर पाए हो जिस मकसद के साथ में आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो अब आप सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। आपका क्वांट और रीजनिंग की ही वजह से आपका एग्जाम निकलेगा। और क्वांट और रीजनिंग जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूं, जो लॉजिकल थिंकिंग, जो प्रैक्टिकल अप्रोच में आपकी डेवलप कराऊंगा ना, उस वजह से आपका जीए, आपका इंग्लिश, आपका अपार्ट फ्रॉम क्वांट और रीजनिंग जो भी सारी चीजें होती है ना, उसमें भी आप लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है, बैच को लेने के पहले या बैच को लेने के बाद, या किसी भी बैच को इनरोल करना है, तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। वेटरन एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। अगर आपको डाउट होता है कि भी किसी भी चीज में, टेक्निकल चीज में या फिर पर्सनल चीज में, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट नंबर मैंने यहां पे दे दिया है, आप इस सपोर्ट नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग कॉल को थोड़ा सा अजीब मानते हैं कि यार बात करने में मन नहीं लगता या बात करने में मजा नहीं आता, मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो टेलीग्राम सपोर्ट हेल्पलाइन आईडी है, आप ये टेलीग्राम पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप कंफर्टेबल हो कॉल करने में, कॉल के थ्रू आप बात कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल है चैट के थ्रू में, तो चैट के थ्रू आप बात कर लीजिए। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है आप बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में हर एक बैच की लिंक आपको मिल जाएगी। तैयारी एक बढ़िया तरीके से करते हैं। समग्र बैच की क्लासेस आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए और आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जो ये वाला बैच था, इसमें हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी 14 अक्टूबर से। 14 अक्टूबर यानी कि कल से। और 15 अक्टूबर से हमारी निपुण बैच की क्लासेस चालू हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम लोग क्लासेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे।